कि विटामिन डी हमारे खानों में तो है ही नहीं ना खतीजा, और जिन खानों में है दे आर एक्सपेंसिव, दे आर आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। चागी में दिस रोल के देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद साबुन सोप का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने नगर पार्कर में खुद एक पॉन्ड देखा खतीजा, ये 2013 की बात है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा ये पानी है, यहाँ से हम भी पानी पीते हैं और यहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं। हमारे हम जैसे अंडर 5 ईयर्स के बच्चों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने लिख भी लिए थे जो हमारी स्टंटिंग है 40% ऑफ द किड्स जो कि अंडर 5 ईयर हैं वो स्टंटेड हैं। ठीक है, स्टंटेड क्या होता है कि आपकी हाइट बाय योर एज जो है वो कम होती है। वेस्टिंग है 17.2% ऑफ द किड्स वो वेस्टेड है, यानी कि उनका मसल मास ही नहीं ग्रो कर रहा है। स्टंटेड बच्चे हैं 40% प्लस है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली उन इलाकों में है जिनको 2022 के फ्लड्स ने भी बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। 2022 का फ्लड है खतीजा, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि अभी तक वहाँ के एरियाज़ में रिकवरी नहीं हो पाई है। ये आफत ज़दा इलाकों में बच्चे किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में रहते हैं, और वहाँ इन तमाम डिफिशेंसीज़ के बाद भी अगर उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, तो उसमें अक्सर मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जो उनको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं वो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें एक पैकेट देती हैं इमीडिएट रिलीफ की, अगर कुछ खाने को नहीं है तो आप वो खा लें। अब वो अंडर उसके बारे में समझा नहीं गया, उसके बारे में ये नहीं देखा गया कि ये इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। उसका मतलब ये नहीं था कि आप बच्चे को सुबह दोपहर शाम ही वो सैशे दिए चले जाएं। स्पेशली बच्चे का जो ब्रेन इस दौरान छोटी उम्र में डेवलप होता है, और अगर उसको बार बार डायरिया हो जाए और उसको उसके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए तो वो मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक बात होती है। एब्सोल्यूट। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक आप उसमें क्लोज उसमें रह रहे हैं, मुख्तलिफ हुए तो बच्चों की इम्यूनिटी उसमें भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा क्लाइमेट चेंज को लेके, और ये डायरेक्टली जो हमारा फूड सिक्योरिटी है या जो हमारा फूड सिस्टम है, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसको इम्पेक्ट कर रहा है। तो चूँकि आप गवर्नमेंट के साथ और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करती हैं, तो आप हमें बताएं कि इसको लेके क्या हमारे मुल्क में कोई इस तरह के बड़े प्लान्स बने हैं कि इनको कैसे एड्रेस करना है। सफाई, हालांकि हमारा रिलीजन का पहला निस ईमान है, लेकिन सफाई पे ही फोकस नहीं किया जाता। चीज़ जो देखने में आती है, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने घर का कूड़ा निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो जो घर के बाहर है वो भी तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। जहाँ घर एक तो उस जगह बनाया जाए जो कि आपको पता है कि ऐसी प्रोन एरिया नहीं है जहाँ पे फ़ौरन आपका कोई डिज़ास्टर आए तो आप सबसे पहले इफेक्ट हो। सेकेंडली, आप घर उन जगहों पर भी ना बनाए जहाँ पे आपको लगता है कि ये एक अच्छी ज़मीन है जिस पे पौधे, फूल, क्रॉप्स आराम से उग सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर नौशीन आपको वेलकम करते हैं। आपने पहले भी हमें टाइम दिया था और दोबारा हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें हमने न्यूट्रिशन की अहमियत पे बात की थी, और न्यूट्रिशन स्पेशली जो छोटे बच्चों की सेहत है, उनका जो न्यूट्रिशन है उसको लेके हमने काफ़ी तफसील से बात की थी, और वो कैसे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को मुतासिर करता है। मदर का जो न्यूट्रिशन है या ओवरऑल फैमिली के अंदर जो न्यूट्रिशन के पैटर्न्स है या उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो किस तरह से उनकी ज़िंदगियों पे इम्पेक्ट डालता है, उस पे हमने तफसील से बात की थी। तो आज के प्रोग्राम में हम चूँकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो क्लैमिटीज़ है, जो इमरजेंसीज़ है, मसलन जो 2022 के फ्लड्स थे उसमें बहुत सारे बच्चे मुतासिर हो गए थे, और अब भी मेरा नहीं ख्याल कि वो उन मसलों से निकले हैं। तो उस पे हम बात करेंगे कि स्पेशली इमरजेंसीज़ में बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मुतासिर होता है, और फिर उसका इम्पेक्ट क्या होता है उनकी ज़िंदगी पे, वो किस किस तरह से बच्चों को इम्पेक्ट करता है। तो उस पे हम बात करेंगे। तो आप अपनी बात का आगाज़ करें कि जो इमरजेंसीज़ है, आम हालात में तो हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है और फिर कैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन की अहमियत के बारे में बता सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में
कि अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करे। तो आज हम इमरजेंसीज़ में जो हमारे बच्चे फैमिलीज़ मुतासिर हो जाते हैं न्यूट्रिशन को लेके, उस पे हम बात करेंगे। तो ओवर टू यू डॉक्टर नौशीन। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम खतीजा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया। मेरा ख्याल है कि जो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन थी, क्योंकि हमारा एम तो वही है कि हमारी बात जितनी दूर तक जा सके और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमने बिल्कुल देखना है। उसका बहुत लोगों ने जनरली देखा और समझा और इट वाज अ ग्रेट फीडबैक फ्रॉम दैट पॉडकास्ट वी हैड, एंड थैंक्स टू यू एंड योर प्लेटफॉर्म। सो आज हम बात कर रहे हैं मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि हम जहाँ इतनी सारी चीज़ों से फाइट बैक कर रहे हैं खतीजा, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त देखने को आ रही है वो मैल न्यूट्रिशन है जी। और मैल न्यूट्रिशन देखें, जब आप पब्लिक हेल्थ में आते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम हर वक्त सुनते आए हैं, 20-22 साल हो गए सुनते, स्टंटिंग वेस्टिंग, बट हम अपने ना SDGs के करीब पहुँच पाते हैं और वो फिर टाइम और आगे चला जाता है और हम उसको नहीं अचीव कर पाते। सबसे पहले तो देखें कि स्टंटिंग वेस्टिंग है क्या। आपको पता है कि हम जैसे अंडर 5 ईयर्स के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने लिख भी लिए थे, जो हमारी स्टंटिंग है 40% ऑफ द किड्स जो कि अंडर 5 ईयर हैं वो स्टंटेड हैं। ठीक है, स्टंटेड क्या होता है कि आपकी हाइट बाय योर एज जो है वो कम होती है। ठीक है, अच्छा, ये एक हो गया। फिर वेस्टिंग है, 17.2% ऑफ द किड्स वो वेस्टेड है, यानी कि उनका मसल मास ही नहीं ग्रो कर रहा है। अब मैल न्यूट्रिशन में जो है ओवरवेट, अंडरवेट, ये सारी चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं। अब जहाँ एक इतना ही ऑलरेडी एक परेशान कुन सिचुएशन है, तो अगर हम रेफ़र करें कि आपके मुल्क में कोई डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो वो क्या, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो चीज़ थी वो और इम्पैक्ट होने लगी। पहले ही फूड इनसिक्योरिटी, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है खतीजा, वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ लेके जाता है, जिसमें सबसे बड़ी अगर हम बात करें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डॉक्टर, तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है। क्योंकि हम एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। आई नेवर कॉल माई सेल्फ एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर अंडर डेवलप, एंड अंडर डेवलप का मतलब है कि हमारे अंदर चांसेस हैं कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इन चीज़ों को हमने देखना है कि क्या हुआ। तो वो जो 2022 का फ्लड है खतीजा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी तक वहाँ के एरियाज़ में रिकवरी नहीं हो पाई है। बिल्कुल। स्कूल्स, इसमें एक जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो आपने ख़ुद भी आइडेंटिफाई किया कि जो स्टंटेड बच्चे हैं 40% प्लस है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली उन इलाकों में है जिनको 2022 के फ्लड्स ने भी बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। मसलन इंटीरियर सिंध का इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टंटेड बच्चे हैं, स्टंटेड ग्रोथ के साथ बच्चे हैं। बलूचिस्तान के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के नंबर्स बहुत ज़्यादा है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी इलाकों में, स्पेशली बल्तिस्तान में है स्टंटेड ग्रोथ के साथ बच्चे। यहाँ KPK में काफ़ी इलाकों में है। तो फ्लड्स में यही इलाके हिट हो गए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी एक मसला था वहाँ प्रिवेल कर रहा था बच्चों की सेहत को लेके, बहुत बड़ा एक, बल्कि एक नेशनल चैलेंज है ये हमारे लिए। जैसे आपने ख़ुद कहा कि स्टंटेड ग्रोथ में न सिर्फ बच्चे का कद कम रहता है बल्कि वो कॉग्निटिवली भी स्टंटेड रहता है, वो बिलो एवरेज रहता है। वो उस तरह से आगे चल के कोई कामयाब ज़िंदगी या बहुत प्रोडक्टिव ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। अब उसके ऊपर फिर ये 2022 के फ्लड्स हो गए, उस और भी कई इश्यूज़ है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से हम इतने सारे स्टंटेड बच्चों के साथ आज जी रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ऑलरेडी ये चैलेंज था, उसके ऊपर जो फ्लड्स है, उनकी वजह से आपके ख़्याल में मज़ीद इस मसले में इजाफ़ा हुआ है? और अगर इजाफ़ा हुआ है तो इसको एड्रेस करने के लिए कोई इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं? तो आप काइंडली उन तमाम एरियाज़ पे बात करें। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बात की कि एक एरिया था जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम थी एंड इट गॉट हिट बाय अ नेचुरल डिज़ास्टर, तो वो डेफिनेटली अफेक्ट हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आपने जैसे बात की, अगर हम बात करें स्टंटेड बच्चा जो है वो जनरली एक इसको हम कहेंगे कि एक नॉर्मल चाइल्ड जो है जिसकी हाइट ग्रोथ और उसकी मसल मास उसके एज के मुताबिक है वो नहीं होता। अब उससे क्या होता है कि बच्चा स्कूल में भी वहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ से, घर में तो वैसे ही आपने देखा होगा कि एक जनरल फिनोमेना है, अगर कोई
हेल्दी है तो उसको बहुत मोटा मोटे मोटे के लफ्ज़ से बुलाया जाता है। यहाँ हम बात करें मेंटल हेल्थ को भी लिंक करेंगे उस स्टंटिंग के साथ, ठीक है। और अगर जो बच्चा अंडरवेट है, जो कि अंडरवेट है या डेफिशिएंसीज का शिकार है, जब वो स्कूल जाता है खतीजा, तो उसको वहाँ पे भी बहुत से मुश्किलात का वो शिकार होना शुरू होता है। वो उस चीज़ को वैसे ग्रैब नहीं कर पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, उसकी किसी भी चीज़ को ग्रिप करने की कैपेसिटी कम होती है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेल है, चाहे वो खाना पीना है। आप देखेंगे कि ऐसे, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो एरिया ऐसा है जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। पीपल हैव टू रियली वर्क हार्ड। बहुत से घराने ऐसे थे जहाँ पे 1 से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मैनेज होता था, और उसी उनके हाउस होल्ड थे, वही उनकी एरिया था, ज़मीन पे ही उन्होंने काश्तकारी की हुई थी, वहाँ से जो आता था वो उसको करते बेचते थे, उसी से रिटर्न आता था, वो उनका घर चलाते थे। अब फ्लड में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो सारा कुछ बह गया, ठीक है, वो तबाह हो गया। अब वो तबाह ऐसा होता है, और हमारे यहाँ इमीडिएट एक्शंस नहीं होते। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे एफर्ट नहीं हो रही, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस दे बिन वर्किंग ओवर देयर, बट वैसे नहीं रिकवर कर पाए, क्योंकि अभी भी एज अ पब्लिक हेल्थ हम जाते हैं देखते हैं तो लोग अफेक्टेड हैं, वो अपने घरों को वापस नहीं जा सके हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जो कि ऑलरेडी ही चैलेंज था, अब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गया, आपको पता है फिर वो क्या करते हैं, या तो वो फिर अगर घर गिर गए हैं तो या तो किसी बिल्डिंग में उन्होंने वो लिया, वो आज तक उन्हीं शेल्टर में एग्जैक्टली वो टेम्परेरी शेल्टर है। वहाँ पे आपको पता है कि हाइजीनिक कंडीशंस वो बिलो एवरेज होती हैं, जिसकी इम्यूनिटी, क्योंकि जो बच्चा स्टंटेड होगा या वेस्टेड होगा या अंडरवेट होगा, या और इवन एक नॉर्मल बच्चा भी अगर इस तरह के कंडीशंस में रहने लगे तो जाहिर है उनकी सेहत भी मुतासिर होती है। बिल्कुल होती है। अब उसमें इम्यूनिटी आपकी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। ऐसे बच्चे बार बार बीमार होते हैं। जब ऐसे बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो डेफिनेटली उनको मुख्तलिफ दवाएं ऐसी दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स पे डाला जाता है ताकि वो रिकवर कर सके। अब उसमें क्या होता है कि वो, और जहाँ पे वो ऑलरेडी स्टंटेड था, यानी कि उसकी हाइट कम थी, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, इन सारी चीज़ों का भी शिकार होने लगते हैं। ये सिर्फ स्टंटिंग नहीं, वेस्टिंग, ये सारों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बच्चों में मुख्तलिफ चीज़ों के, वहीं पे आपकी डायरियल डिजीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि हाथ धोने के लिए साफ़ पानी नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो सबसे पहले आपके आके ऊपर हमला करती हैं, और उससे क्या होता है कि अच्छा अब डायरियल डिजीज़ हैं तो फिर डिहाइड्रेशन की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि वो वैसे रिकवर नहीं कर पा रहे, खाना पीना वैसा नहीं है, ये सब एक दूसरे से लिंक जुड़ी हुई है, अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, इसीलिए खतीजा मैं आपको लेके चली उस घर से जहाँ पे वो रहते थे और करते थे, और अब हम आ गए एक शेल्टर होम में, और वहाँ पे बच्चे क्या क्या फेस कर रहे हैं, और सारी चीज़ें हैं। और इसी बच्चों में आपको पता है कि सिर्फ बच्चे बच्चियाँ, हमारे आयरन डेफिशिएंसी की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, और मैं हर दफ़ा, क्योंकि दैट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है खतीजा जो आपको आपकी बहुत से बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने से रोक देती है, फोकस करने से, सबसे बड़ी चीज़ है, बातचीत करने से, सोशल इंटरेक्शन बच्चा नहीं इसका कर पाता, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं होती, वो चीज़ें ही नहीं होती, वो एनर्जी नहीं होती, वो चाह नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बच्चे एक शेल्टर होम में रह रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो कि ऑलरेडी वो वीक हैं, वो उन सब चीज़ों को ग्रैब करते हैं। अब बात आती है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ें तो कंट्रोल पे जाने से पहले एक और पॉइंट काइंडली आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये आफत ज़दा इलाक़ों में बच्चे किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में रहते हैं, और वहाँ इन तमाम डिफिशिएंसीज़ के बाद भी अगर उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, या उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, तो उसमें अक्सर मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जो उनको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं वो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वो है क्या, और उससे बच्चे की सेहत पे कैसे फ़र्क पड़ता है। आपने बिल्कुल सही बात की। अब होता ये है कि जब कोई एक डिज़ास्टर हिट एरिया है, वहाँ पे क्या है कि वो अब कट डाउन हो जाते हैं, ना वहाँ पे सपोर्ट जा सकती है, ना चीज़ें जा सकती हैं। अभी आई बीन वर्किंग, हम सिंस क्लाइमेट चेंज की हम बार बार बात करें, ये जो आज हमारा प्रोग्राम है ना खतीजा, दिस इज़ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट हमारी न्यूट्रिशन पे, और न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट हमारी
स्पेशली बच्चों की हेल्थ और चीज़ों पे और माँ की हेल्थ और उसकी बिल्कुल। सिचुएशन पे, ठीक है। बिल्कुल। अब ये हो रहा है कि आपने क्या हुआ क्या कि आपने बात की कि उनको ऑफ कोर्स अब वहाँ पे कोई क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें एक पैकेट देती हैं इमीडिएट रिलीफ की, अगर कुछ खाने को नहीं है तो आप वो खा लें। अब वो अंडर उसके बारे में समझा नहीं गया, उसके बारे में ये नहीं देखा गया कि ये इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। उसका मतलब ये नहीं था कि आप बच्चे को सुबह दोपहर शाम ही वो सैशे दिए चले जाएं, क्योंकि वो पैक्ड सैशेज होते हैं। वो आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को स्लोली ग्रेजुअली, ये नहीं है कि आपने एकदम से ज़्यादा हाँ एग्जैक्टली, तो वो आपके सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते, ठीक है। जब वो आपके सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होते तो वो फिर आपको ऑफकोर्स वो फिर ओवरफ्लो करते हैं, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ईदर वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाते हैं, ईदर वो डायरियल डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ें उस बच्चे को इम्पैक्ट करने लगती हैं। तो वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमें सैशेस दिए जाते हैं उसकी एक अमाउंट है जो कि आपने करनी है, खानी है। मतलब वो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बताया जाता है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं करते। अब हो क्या रहा है कि जो बच्चे इम्यूनिटी वीक है हमारे, मैं ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें कुछ वाइटामिन चाहिए होते हैं। B2 है, B6 है, B12 है, ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके साथ मिलके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अफेक्ट होने शुरू हो जाता है। और जब वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है तो फिर आप उन चीज़ों को वैसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो फिर जो कि वो चीज़ फ़ायदा दे वो चीज़ आपको नुकसान की तरफ ले जाती है। अब वो क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने दिया, वो डायरिया की तरफ चला गया। पहले वो ठीक ठाक था, सिर्फ उसका हम पेट भरना चाह रहे थे। अब डायरिया से क्या हुआ कि जी डिहाइड्रेशन होगी, फिर हम IV ड्रिप्स की तरफ जाएंगे, हम और चीज़ें लेंगे, फिर इतनी बल्क में लोग होते हैं, फिर आप उसको वैसे ट्रीट नहीं कर पाते, तो वो फिर एक लॉन्ग लास्टिंग डेफिशिएंसीज की तरफ बच्चा चल पड़ता है। लॉन्ग लास्टिंग डेफिशिएंसी, और वो डायरेक्टली बच्चे के डेवलपमेंट को मुतासिर करता है क्योंकि फिर वो वाली चीज़ है। हाँ बिल्कुल, बच्चा फिर उसका जो ग्रोथ है वो कई तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और स्पेशली बच्चे का जो ब्रेन इस दौरान छोटी उम्र में डेवलप होता है, और अगर उसको बार बार डायरिया हो जाए और उसको उसके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक बात होती है। एब्सोल्युटली। और फिर हम वही वाली बात है ना कि हम उसको डील करना चाह रहे थे, हम उसको ट्रीट करना चाह रहे थे, पर हमारे से हुआ ये कि हमने उसको ओवर लोड करके और चीज़ों की तरफ निकाल दिया। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है समझने का कि किस तरीके से है। अच्छा, इसमें ये भी देखने को आया है कि अदर देन द डाइजेस्टिव इश्यूज़, लंग प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप खांसी, नज़ला, ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक आप उसमें क्लोज उसमें रह रहे हैं, मुख्तलिफ हुए, तो बच्चों की इम्यूनिटी उसमें भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। फिर और बहुत सी मल्टी वाइटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं। हम बार बार विटामिन D की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि विटामिन D हमारे खानों में तो है ही नहीं ना खतीजा, और जिन खानों में है दे आर एक्सपेंसिव, दे आर आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एज अ बल्क अगर हम पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तो ये एक पूरी ना इंटरलिंक चीज़ है जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप ऑलरेडी आपने रेमेडीज़ की बात की थी, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये तो इश्यूज़ है जो आपने आइडेंटिफाई किए, और इससे कई और ज़्यादा भी हो सकते हैं इश्यूज़। तो इनको एड्रेस करने के लिए क्या तरीके आप लोग अपनाते हैं? अब तक क्या मेजर्स आपने लिए हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू जो इमरजेंसी उसमें सिचुएशंस में हमारे बच्चे हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब ना बड़ा खतीजा बहुत ट्रेंड आ चुका है। पहले ये था कि हम मिडवाइफ्स को ट्रेन करते थे, चीज़ें करते थे। देखो, कहीं पे भी आपको पता है कि अगर ये डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और यहाँ पे इनकमिंग ईयर्स अल्लाह ना करे कोई डिज़ास्टर आ सकता है, तो हम अब चैम्पियंस ट्रेन करते हैं। अच्छा। चैम्पियंस जो हैं वो कहाँ से हम पिक करते हैं? जैसे कि एक सोसाइटी, एक एरिया है और एक कॉलोनी है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें आप डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो समझ सकते हैं। आप उनको एक क्राइटेरिया सेट करके सिलेक्ट करते हैं जो अच्छा। हम, हाँ, क्योंकि अब हमने देखा कि इसकी ज़रूरत है इन कमिंग टाइम्स। जो चीज़ हो गई, इफ़ वी कीप ऑन पॉन्डरिंग ऑन दैट कि ज़लज़ला आ गया या वो आ गया, फ्लड आ गया और हम कुछ नहीं कर पाए, अब आपने लोगों को ट्रेन करना है। सो उन्हें पता हो, एक तो वो उसी इलाके के लोग हैं, ठीक है, ताकि उन्हें समझ है कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या जब कोई इमरजेंसी आएगी तो क्या हमने स्टेप्स लेने हैं टू प्रोटेक्ट एवरीवन। एक चीज़, उसके बाद हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उसमें हम इक्वल जेंडर इक्वालिटी पे बहुत बिलीव करते हैं, औरतें भी। और क्योंकि औरतें उन ख़वातीन को मैसेजेस देंगी कि कल को कुछ होना है, तो वो किस तरीके से, एक माँ जो है कल को अगर फ्लड आ जाता है तो वो उसके 4 बच्चे हैं, वो खुद भी प्रेग्नेंट है, वो किस तरीके से उन 4 बच्चों को, आने वाले बच्चे
बच्चे को अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, रादर इसके कि वो घर की छत पे जाके बैठ जाए कि कोई आएगा तो मुझे यहाँ से लेके जाएगा। आपने किस तरीके से उनको वहाँ से इस एरिया से निकलना है ताकि आप जो डेंजर जोन है वहाँ से निकल आए। एक चीज़ तो ये हो गई। अब हम एक और चीज़ पे भी काम करें खतीजा कि हमने देखा कि सिंस पब्लिक हेल्थ है, ये हमारे सारे प्रोग्राम्स और आइडियाज़ होते हैं कि आपने 15-20 लोगों की टीम तैयार की, आपने एक ऐसी शेल्टर एरिया भी रखा कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ होने वाला है तो यहाँ पे सब रिफ्यूज करेंगे। एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिर आपने देखना है कि वो कौन से क्रॉप्स हैं, वो ऐसी कौन सी काश्त है जो आप कर सकते हैं और इन द लॉन्गर रन वो आपको हेल्प आउट कर सकती है अगर कोई भी चीज़ है। क्योंकि देखिए जब आप किसी डिज़ास्टर एरिया में, वहाँ से हेल्प आने में भी टाइम लगता है। अगर हम इस्लामाबाद में हैं और अगर खुदा ना खास्ता केपी पूरा वो आपका जो एक चैनल है वो डिसरप्ट हुआ होता है। बिल्कुल वो हुआ। अब माएँ, और उसके बाद आपने देखना है कि अब ऐसी कंडीशन में अगर ORS बनाना है तो किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपने सॉफ्ट ग़िज़ा के ऊपर रखना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ग्रो करेंगे, जिसमें आलू है, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं, पालक है। डाइवर्स फूड के बारे में बताते हैं। हाँ, ताकि आपको पता हो कि, और वो जो हमारा शेल्टर होम होगा ना खतीजा, उसके इर्द गिर्द कहीं ग्रो किया जाएगा। ये नहीं है कि वो कहीं दूर ग्रो किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द आइडिया। और ये जो शेल्टर होम्स है ये गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है, किस तरह से ये मैनेज होते हैं? अच्छा खतीजा, अभी सिंस मैंने बताया कि हम अभी क्लाइमेट चेंज आपने देखा है इन कमिंग ईयर्स पे टाइम हो रहा है, तो अभी हमने सारी जो है बेसिकली हम बिल्डअप कर देते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट या जो एरिया के लोग हैं वो उसको खुद ही मेंटेन करते हैं। लेकिन कम्युनिटीज़ को आप इंगेज करते हैं, कम्युनिटीज़ जो कि सबसे अहम चीज़ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चैंपियंस आप ट्रेन करते हैं ये उस कम्युनिटी से लेते हैं, और किन को आप लेते हैं? मदर्स है, यूथ है, कौन लोग हैं वो? अच्छा, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें यूथ भी होता है, इसमें मदर्स भी होते हैं, इसमें आपके जो हैं मेल पार्टिसिपेंट ऑफ द सोसाइटी भी हैं, और इसमें आपके कुछ जैसे मस्जिद इमाम हैं या ऐसे लोग हैं जो कारियाँ हैं। और ये सारे वॉलंटियर हैं। इनको आप ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और फिर इनका रोल कब शुरू होता है? कोई इमरजेंसी होती है तब शुरू होता है, या आम हालात में भी ये मैसेजेस कन्वे करते हैं? जैसे कभी कोई आ गया, वायरल कोई डिजीज़ आ गई जिसमें सपोज़ आपकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ गए और वो पूरा एरिया, तो उन्हें पता होगा कि किस तरीके से बताना है। क्योंकि देखें क्लाइमेट चेंज में ना सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अगर आपकी सैनिटेशन और हाइजीन और आपके साफ़ पीने का पानी नहीं होगा तो आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब बार बार खतीजा हम साफ़ पीने का पानी कहते हैं, ठीक है। अब साफ़ पीने का पानी किस तरह, या तो उबालें। अब उबालने के लिए आपके पास सैलाब है, आपकी लकड़ियाँ गीली हैं, तो आप अच्छा धूप में किस तरीके से आप पानी को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ताकि वो पीने का पानी बन सके। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है जिसकी सिर्फ छोटी छोटी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं। दिस डिटेल टू एवरी स्टेप। चैम्पियंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितना यूथ, कितने, ताकि ये एक इम्पैक्टफुल सोसाइटी की तरफ हम लेके जा सकें। और हमने देखना होता है कि वो लोग जो समझ सकते हैं और जिन्हें पता है कि जैसे मैं अगर इस्लामाबाद में पली बढ़ी हूँ तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। इसी तरीके से उन फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी तो देखनी है, अपॉर्चुनिटीज़ किधर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, और उनके इंसेंटिव्स भी होते हैं। देन वी कीप सम इंसेंटिव्स ऑल्सो। एक तो इंसेंटिव ये है कि वो जिस सोसाइटी में वहाँ पे आपकी बात लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी आप लोगों को बता रहे हैं, आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज इज़ पावर। और वो भी आप इतना अपडेटेड नॉलेज देते हैं। मुझे पता है ना, ये जो की मैसेजेस है और जो ट्रेनिंग मटेरियल्स है, इनसे बंदा बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये तो खैर बहुत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे काम किया जाता है। उस एरिया के पूछा जाता है कि आपकी यहाँ क्या क्या चीज़ें ग्रो की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें जो आसानी से ग्रो कर जाती हैं, और इसी में फर्स्ट, और इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आप बताते हैं कम्युनिटी को? बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था सब्जियों में क्या उसकी जो ग़ज़ायत है, और जो हम आटा खाते हैं उसमें क्या ग़ज़ायत है, आलू खाते हैं, तो ये आप बताते हैं कम्युनिटीज़ को किस फूड में क्या वैल्यू है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। इस तरह तो नहीं समझा सकते खतीजा क्योंकि बहुत टेक्निकल, बट हम उनको वो चीज़ें बताते हैं कि जो चीज़ खाने से बहुत देर तक आपको एनर्जी मिल सकती है। समझ रहे हैं, ताकि उसमें थोड़ा क्योंकि जब
कोई भी आपका इमरजेंसी आती है तो वैसी मिकदार में खाना नहीं होता आपके पास, तो थोड़ा अगर मिल रहा है तो वो मैक्सिमम एनर्जी आपको दे सके। तो वो चीज़ों की हम उनको बताते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप उसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं आगे। दीज आर ऑल आइडियाज़ जो कि हमने मैंने एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड एज अ डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट हमने, क्योंकि जब आप देखिए मैं और आप बात करें, इट्स वेरी ईजी टू टॉक व्हेन यू आर ऑन द एरिया ना, रियल साइड पे जब आप होते हैं तब आपको समझ, जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहे होते हैं तब आपको समझ आती है कि अच्छा ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, सोचा हमने कुछ था करने के लिए, अब हमें सारी चीज़ें ये करनी होंगी। तो दैट्स एन इंटायरली डिफरेंट गेम खतीजा, जो कि कहते हैं ना कि टेबल पे बैठ के लिखने से और जहाँ वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करने से रियल सिचुएशन में बहुत बहुत डिफरेंस आता है। बिल्कुल। और एक अच्छा प्लानर वो होता है जो वो इन्फॉर्म्ड आपकी वो होती है ना, प्लानिंग होती है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप करते हैं जब आपको रियल सिचुएशन पता हो। और एक अच्छा मेरे ख्याल में एक अच्छा इम्प्लीमेंटर, एक अच्छा पॉलिसी मेकर भी हो सकता है, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पता है और उसको ऊपर से भी पता है कि किस किस को शामिल करना है उस डिसीजन में, क्योंकि उसको रिसोर्सेज भी चाहिए और डिसीजन मेकर्स के पास ही रिसोर्सेज है। बिल्कुल। तो ये जाहिर है जैसे आपने कहा कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। फिर इसी में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आ रहा है तो हम पहले से जो कहते हैं ना एंटिसिपेटरी स्टेप्स भी आप ले रहे होते हैं ताकि आप देख लें। और ये डेटा आपको कहाँ से मिलता है, स्पेशली जो इमरजेंसी में कौन है, कोई सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से आप सबको डेटा मिलता है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? खतीजा, इसमें रिसर्चर्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है तो मैं इतना उस तरीके से नहीं कहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एरिया जिसको दिया गया है तो वो पहले उसका पूरा रिसर्च एनालिसिस होता है, वहाँ पे टीम्स जाती हैं, वहाँ पे देखा जाता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, बात होती है, चीज़ें देखी जाती है, फिर उनका फीडबैक लिया जाता है, फिर उसी उस पर एनालिसिस किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे की जाएंगी। आई एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट फिर हमारी सर्विसेज ली जाती हैं, फिर हम उनको आइडियाज़ उनके फीडबैक को लेके और अपने आइडियाज़ को लेके ना वी देन लुक फॉर अ थिन लाइन के जहाँ पे हम मिलके ये काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी बीन प्लानिंग एंड वी ट्राइंग टू डू, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि वो चीज़ की जाए जो कि पॉसिबल भी है और जो लोगों को हेल्पफुल भी हो सकती है। और जो आप लोग ग्राउंड पे कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं तो उसमें एक तो ज़ाहिर है इमरजेंसी की अपनी फिर मुश्किलात है, इसके अलावा आपके ख़्याल में कम्युनिटीज़ को इंगेज करना वो रिवॉर्डिंग भी है? ज़ाहिर है वही वो बेनिफिशरीज़ है, आप जो कुछ भी करें उन्हीं के लिए करें और वो अच्छे से इंगेज हो जाएं और वो पार्टिसिपेट करें उन चीज़ों में, तो मेरे ख़्याल में उस काम में ज़्यादा सक्सेस होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने ग्राउंड पे कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है और फिर बिहेवियर को चेंज करना मेरे ख़्याल में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, तो आप थोड़ा बताएं कि जो बिहेवियर चेंज है उसको लेके। हाँ, अच्छा खतीजा, वेल टू बी ऑनेस्ट, जो एक बहुत इंकरेजिंग चीज़ है जो मैंने इन लास्ट अपने जो मेरी प्रैक्टिकल है 6-7 सालों में मैंने नोटिस किया है कि जब आप इन एरियाज़ में जाते हैं तो पीपल आर रियली देयर टू वेलकम यू बिकॉज दे नीड हेल्प, बिकॉज दे थिंक कि जो चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं वो उनके लिए फ़ायदा मंद है। तो वो पहले से ऐसा नहीं है कि वो एक एरिया बिल्कुल रॉ था और हमने जाके वहाँ पर हमला कर दिया और हमने उन्हें बताना शुरू कर दिया और हमने उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। उनको मुख्तलिफ लोगों से पता चलता रहता है। सबसे बड़ी बात है जो हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ही उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, तो उनको पता है। जब आप उधर जाते हैं, मैं आपको एक मज़े की बात हूँ खतीजा, सिंस आपको पता है मैंने मैल न्यूट्रिशन पे एक मैनुअल लिखा फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे इसमें रेफ्यूजीज़ ज़्यादा होते हैं और मैं इसकी ट्रेनिंग कराने के लिए गई KPK कोयटा चागी, तो मैं अपनी तरफ से ना बड़ी इजी उर्दू करके और बड़े ना बेसिक स्टेप्स बना के लेके गई कि मैं उन लोगों को समझाऊंगी तो उनको समझ आना चाहिए। खतीजा, मैं जब वहाँ ट्रेनिंग कराने गई तो टू माय सरप्राइज दे लाइक अगर मैं चाहती थी कि मैं उनको 0 से लेके चलूँ तो मैं उनको 80 तक ले, तो वो ऑलरेडी 30-40 लेवल पे बैठे हुए थे। उन्हें समझ थी। और मेरे लिए कोयटा और चागी जैसी एक जगह ऐसी थी जहाँ पे जाके ट्रेनिंग कराना मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल होगा, और हेल्थ और न्यूट्रिशन और ये चैम्पियंस जो हैं ये तो स्कूल टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दे वर वेल अवेयर एंड दे वर अवेयर, दे न्यू अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट्स, दे उन्हें पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं, और वो उन्होंने हमें जब शेयर किया तो हमने भी आगे से फीडबैक किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखो, ऐसे नहीं। तो ये जो आपका बिहेवियरल चेंज है
माशाल्लाह ये शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। वेरी नाइस। दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि मैं और आप nice. पब्लिक हेल्थ में बैठे हैं, और हम अगर किसी एरिया को, पहले एक ज़माना था ना जब आयोडीन मिला नमक भी देने के लिए जब हम कहते थे, तो उसके लिए हमें मस्जिद से ऐलान कराना पड़ता था। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना पॉसिबल नहीं था, उसके बारे में बहुत सी मिथ्स थी, चीज़ें थी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको खुशी होती है बिल्कुल। कि ये लोग दे आर रेडी फॉर चेंज, दे आर रेडी टू एम्ब्रेस योर कॉन्सेप्ट, नॉलेज, एवरीथिंग। तो ये बिहेवियरल चेंज मेरे लिए तो है। हाँ, वेरी नाइस। चागी वॉज अनदर आई ओपनर फॉर मी। ठीक है, Okay. और वहाँ पे वो जो बच्चियाँ थी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिन रन कर रही हैं, जिनके घर में वो रेफ्यूजी बच्चे पढ़ने आते हैं, वो इतनी उनको जो उन्होंने ट्रेनिंग्स की हुई थी और भी, लेकिन उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच थी, और वहाँ पे कुछ बच्चियाँ मुझे मास्टर्स वाली भी मिली। Okay. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इस एरिया तो में भी। आपके ख्याल में एज अ रिज़ल्ट ऑफ द नॉलेज और जो ट्रेनिंग है, उसके बाद उनके प्रैक्टिसेस में तब्दीली आई होगी? आई है, बिल्कुल आई Okay. है। चागी में दिस रोल के देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम के वॉशरूम यूज़ करने के बाद साबुन सोप का हाथ, कॉन्सेप्ट हाँ, नहीं था। बिल्कुल। पानी से हाथ धो लिया तो हाथ साफ हो गया। ठीक है, और सब्जियां धोने के लिए वो जो पानी है वो बर्तनों का जो था उसी से धो। तो अब उन्हें वो कॉन्सेप्ट आया कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद साबुन से होना हाथ ज़रूरी धोना है, चाहिए, बिल्कुल। और उसमें पानी बहाना कितना ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं। पानी सिर्फ उबालने से या फिल्टर के अलावा भी और बहुत से तरीक़ाकार हैं जिससे आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों का पानी अलहदा और अपना पानी अलहदा रखने का ये कॉन्सेप्ट भी पहले नहीं था। मैंने नगर पार्कर में ख़ुद एक पॉन्ड देखा खदीजा, ये 2013 की बात है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा ये पानी है, यहाँ से हम भी पानी पीते हैं और यहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं। बिल्कुल। दैट वाज लाइक अ स्लैप ऑन माई फेस। आई वाज लाइक यार हम किधर बैठे हैं और ये किधर हैं। तो वो 2013 की बात है, आज हम 2024 में बैठे हैं, एंड आई एम श्योर देयर आर मैनी मोर चेंजेस व्हिच हैव बीन ब्रॉट। लोगों को समझ आ रही है, दे वांट टू डू, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जो अंडर प्रिविलेज। मैं कहती हूँ यहाँ पे आपका जाना भी वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ आप जाके ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं। मेडिकल जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड डिलीवरीज़ होना शुरू हो गई हैं। घरों से दाइयाँ जो हैं, घरों में आके जो दाइयाँ डिलीवर कराती थी, उनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया कि एक हेल्थ फैसिलिटी में जाके डिलीवरी कराना इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। देन आपके विजिट्स जो हैं, ये बात कहीं और जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि लोग नहीं किस नहीं, ये तरीके तो अहम की प्रैक्टिसेस है ना। एग्जैक्टली कि आप वंस अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट तो उसका विजिट होना, वहाँ पे जाके बातें समझना, उनको प्रिपेयर करना कि क्या क्या उनकी ज़िंदगी बॉडीज़ में चेंजेस आएंगी, और फिर जब बच्चा आएगा तो उसको दूध पिलाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्चे के लिए वो दूध, वो क्लोस्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको फेंक दिया जाता था। वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द बेसिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वो सारी चीज़ें खतीजा वो बड़ी समझ आना लोगों को। औरतें वेल अवेयर हो चुकी हैं, ख़ानदान की जो बड़ी ख़वातीन हैं दे आर वेल अवेयर। ओके। और ये बात बताना कि जब फॉलो अप के लिए जा रही हो तो वो बच्चा जो है माँ के साथ जाएगा, बनिस्बत इसके कि घर की कोई बड़ी औरत, दादी या नानी बच्चे को लेकर, माँ घर बैठी है। समझाना तो माँ को है हमने, बिल्कुल। उसने क्या खाना है, किस तरह खाना है, फिर उसने जब दूध पिलाना है तो वो बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और हाउ इकोनॉमिकल ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी इफ़ यू अनएबल टू अफोर्ड दिस फार्मूला मिल्क। बिल्कुल। तो ये फार्मूला मिल्क तो पिलाना ही नहीं चाहिए, उसकी तो कोई जवाज़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपने थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीन सॉरी, आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो ये 2022 के फ्लड्स थे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इस मुश्किल से गुज़र रहा है, और आगे जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा क्लाइमेट चेंज को लेके, और ये डायरेक्टली जो हमारा फूड सिक्योरिटी है या जो हमारा फूड सिस्टम है, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसको इम्पेक्ट कर रहा है। तो चूँकि आप गवर्नमेंट के साथ और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करती हैं, तो आप हमें बताएं कि इसको लेके क्या हमारे मुल्क में कोई इस तरह के बड़े प्लान्स बने हैं कि इनको कैसे एड्रेस करना है, किस किस लेवल पे एड्रेस करना है, क्योंकि इनका अल्टीमेटली जो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज़ है, वो सब मुतासिर हो रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है कि जो ऑलरेडी वल्नरेबल है वही मुतासिर हो जाता है, जो ऑलरेडी गरीब है या इस तरह के कंडीशंस में रह रहे वही ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो
एक तो इस चीज़ को ऑलरेडी जो हमारे मुश्किलात है उनसे तो हम निमट रहे हैं, लेकिन ऊपर से मज़ीद मुश्किलात ऐड होंगी, तो क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है? हमारे पास प्लान्स है? हम इस तरह के मेजर्स ले रहे हैं? खतीजा बहुत काम हो रहा है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आने से पहले भी आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और उस पर देखा, आपने देखा है कि सबसे पहले तो हमारी बदनसीबी आप कह लें कि हमने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना क्लाइमेट चेंज हम पे इम्पैक्ट कर रहा है। और ये नहीं है कि वो सिर्फ 1 साल करेगा या 2 साल करेगा, इट्स गोइंग टू अफेक्ट अस इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, एज वी डिस्कस वी स्टैंड एट द नंबर 10 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि क्लाइमेट चेंज के हाँ एग्जैक्टली जो हमें क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और अब ये सिंस हम ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि वी आर ऑल प्रिपेयर्ड और हम तैयार हैं कि हम करेंगे, लेकिन येट इस पे बहुत से काम हो रहे हैं। सिंस वो रिसर्च लेवल्स पे, पॉलिसी लेवल्स पे हो रहे हैं, तो उधर तक मैं हमेशा कहती हूँ जिस आपकी फील्ड जिस चीज़ की, आप उसी के बारे में उतना कमेंट करें। ठीक है, लेकिन येट जब मैं चीज़ें पढ़ती हूँ, हम देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी कोस्टल एरियाज़ पे जो वाटर स्कार्सिटी आ चुकी है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट किया जाए, उस पे काम हो रहा है। वो कौन से क्रॉप्स हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं ताकि कल को अगर वो क्लाइमेट चेंज में हम अफेक्ट भी होते हैं तो वो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, वो आगे सेल आउट हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं खतीजा जिस पे काम हो रहा है, और छोटे लेवल पे भी हो रहा है, बड़े लेवल पे भी हो रहा है। बट वी ऑल नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू इंटीग्रेट, वी नीड टू वर्क टुगेदर। जहाँ जैसे मैं और आप मिलते हैं ना, आपकी एक अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, मेरी एक अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, देन वी एक्सचेंज नोट्स, और फिर हम सोचते हैं कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि सिंस आपको पता है कि सर्दियाँ कम होती चली जा रही हैं, गर्मी का स्पैन बड़ा होता चला जा रहा है, हमारे पास पानी के रिजर्वॉयर्स कम हैं, हम किस तरीके से पानी के रिजर्वॉयर्स को बढ़ा सकते हैं, जिसमें वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड और फ्लड्स और ये तमाम चीज़ें, ये सारी देखें ना, आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की तरफ हम जा चुके हैं, हमारे पास पानी की कमी है, हमारे वाटर लेवल्स जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमारी जो क्रॉप है इसकी वजह से वो अफेक्ट हो रही है। जब क्रॉप इफेक्ट होती है तो जनरली आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इफेक्ट होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इफेक्ट होता है तो आपकी लाइफ क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे लिंक होता जा रहा है। जो मैं शुरू से बात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि हाँ, इसमें ना ढेर सारी कैटेगरीज हैं जिस पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, एंड वी नीड टू ब्रिंग अस टुगेदर टू यू नो मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। अब ये जो इशू है क्लाइमेट चेंज, किस तरह से पूरा जो फूड सिस्टम है और जो आपका एग्रीकल्चर का सिस्टम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी हर चीज़ को ये मुतासिर करता है। तो इसमें जब तक सब शामिल ना हो जाएं, जैसे कम्युनिटीज़ हैं, बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इदारे हैं, हर कोई जब तक शामिल ना हो जाए, मेरे ख़्याल में इस मसले को हम हल नहीं कर सकते हैं और इस मसले के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। तो आपके ख़्याल में कम्युनिटी लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे, कॉलेजेस या और जो हमारे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे रिसर्च के इदारे हैं, वहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इस जो आइंदा आने वाले डिज़ास्टर्स है उसके लिए बेहतर तैयार हो जाएं और जो इस वक्त हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं उनसे हम बेहतर निकल सके? खतीजा, बड़ा सही पॉइंट है कि वही वाली बात है कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बंदा खड़ा और वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करे। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रुप एफर्ट। बात शुरू होती है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट, जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे पास ज़्यादा है। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं और वो अपना मैसेज जो है घर भी लेके जाते हैं और उनका मैसेज जो है वो जल्दी फैलता भी है। अब जहाँ बात करें ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद स्कूल्स। चाहे वो आपकी डिज़ास्टर स्टक एरियाज़ में है या आपकी जो है नॉर्मल है, आपने करना क्या है, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपने उन्हें बताना है कि आपने सपोज़ पानी का वेस्टेज है, आपने देखा है कि अगर आप शहर में तो आप नलका खोल के खड़े हैं, यू ब्रशिंग योर टीथ और हाथ धोए जा रहे हैं, आपने पानी के वेस्ट के बारे में बताना है कि पानी का वेस्टेज कितना इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में तो वहाँ पे पानी किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो आपकी सैनिटेशन के लिए भी बरकरार रहे और आपकी जगह भी सफाई मेंटेन रहे। एक चीज़ हो गई। सेकंड, आप उनको फिर आप बताते हैं कि वहीं पे
जो है आप चैम्प स्कूल हो गया, चैम्पियंस की आप बात करें, चैम्पियंस हम वहीं से ट्रेन देते, टीचर्स हैं हम इन्हीं को ट्रेन करते हैं, इन्हीं को चैम्पियंस बनाते हैं, क्योंकि वो स्कूल में भी डील कर रहे हैं, वो अपने एरिया में भी बड़ा रिस्पेक्टफुल समझा जाता है कि एक टीचर खातून है जो स्कूल में पढ़ा रही है या कोई मर्द है जो स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो उस्ताद साहब कहलाता है, ठीक है। आपने उनकी ट्रेनिंग की, उसमें उनको आपने बताया एज ए कम्युनिटी में, क्योंकि कम्युनिटी में आपने देखा है कि हमारे यहाँ सफाई, हालांकि हमारा रिलीजन का पहला निस ईमान है, लेकिन सफाई पे ही फोकस नहीं किया जाता, बिल्कुल इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा जाता। तो आपने उन्हें बताना है कि जो आपका वेस्टेज है उसको किस तरीके से डंप करना है और कितना वेस्टेज होना चाहिए, अननेसेसरी आपको चिप्स के पैकेट्स और प्लास्टिक और ये चीज़ें फेंकना, और इससे इन्वायरमेंट कैसे डैमेज होता है, ये अवेयरनेस आपने स्कूल लेवल पे देना है। अब ये आप जो चिप्स की बात करिए, मैं इसी पे आ रही थी, इसका देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने बच्चों को बताना है कि घर के बना हुआ आलू का वो और इसमें कितना फ़र्क है। बिल्कुल हेल्दी ईटिंग की तरफ आप लेके जा रहे हैं, अगर वो घर से बने हुए लाएगा खाना तो वो चिप्स के पैकेट नहीं खरीदेगा, वो चिप्स के पैकेट अगर नहीं होंगे तो वो वेस्ट में नहीं जाएंगे, वो वेस्ट आपको आपकी ज़मीनों पे पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, लिफाफे थैले सारी चीज़ें, ये चीज़ें हो गई। सो इट्स ऑल लिंक्ड। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस आपने बताएं, इसी तरह टीचर्स को आपने समझाया। एक और चीज़ जो देखने में आती है, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने घर का कूड़ा निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो जो घर के बाहर है वो भी तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और वही सारा गंद जो है वो मिल के आपकी क्लाइमेट चेंज की तरफ, आपको पोल्यूशन की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपने करना है। दरख्त लगाना जहाँ आपके पास ज़मीनें हैं, मतलब आप छोटी सी जगह भी पौधे आप रख सकते हैं और उनका ख्याल अब इसमें दो चीज़ें खतीजा, घर एक तो उस जगह बनाया जाए जो कि आपको पता है कि ऐसी प्रोन एरिया नहीं है जहाँ पे फ़ौरन आपका कोई डिज़ास्टर आए तो आप सबसे पहले इफेक्ट हो। सेकेंडली आप घर उन जगहों पे भी ना बनाए जहाँ पे आपको लगता है कि ये एक अच्छी ज़मीन है जिस पे पौधे, फूल, क्रॉप्स आराम से ग्रो कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और वो छोटी उम्र से हमने अपने बच्चों को बताना है कि पौधे, दरख्त और ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए और हम उनके लिए हमारा क्या रोल है और उनकी हमारे लिए क्या अहमियत है, ये शुरू से हमें उनको बताना चाहिए। और हमें ना ये लिंक करना पड़ेगा कि देखो हमारी जो सांस है, ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते, और सबसे बड़ा ऑक्सीजन सप्लायर जो है वो एक दरख्त है। बिल्कुल, अगर हम उसी की इंपॉर्टेंस पे मेहनत नहीं कर रहे और उनको हम काटे चले जा रहे हैं, उनको घर के यूजेज के लिए भी लकड़ी बिजली गैस नहीं है तो जला रहे हैं, तो वो दरख्त कट रहे हैं, तो वो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, दरख्त कट रहे हैं, आपकी ग्रीनरी कम हो रही है, आप ऊपर से उसी लकड़ी को जलाते हैं, वो हवा में जाता है, वो पोल्यूशन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो पूरा एक साइकिल बन गया जिसके अंदर आप फंसते चले जा रहे हैं। इस चीज़ की आपने अवेयरनेस दे दी। उसके अलावा आपकी सबसे पहली जो चीज़ें हैं आपने ये देखना है कि अच्छा हमारे गाँव वगैरह में कैटल, ये इनके जो गायें भैंसें हैं और जो आपकी बकरियां हैं, इनका जो फजला है वो आपने किस तरीके से डंप करना है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी का बायस बनता है। जब फ्लड आता है तो वही फजला पानी में बहता हुआ लोगों से होता हुआ गुजरता है, सारी चीज़ें अगर वो प्रॉपरली डंप होगा तो वो उस वक्त गॉड फॉरबिड अगर कोई फ्लड एरिया है जिस पे ये सैलाब आया हुआ है तो वो फजला तो कहीं डंप है तो वो एटलीस्ट लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा, लेकिन जब वो भी खुला पड़ा होगा तो वो भी लोगों के, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको मैनेज करना है, उसको इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, वो तरीकाकार है उनके पास। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को सिर्फ कूड़ा करकट समझ के घर से बाहर, एंड द मोमेंट यू थ्रो इट आउट ऑफ द हाउस आप समझते हैं ये हमारे घर का पार्ट नहीं है। बिल्कुल, वी आर डन विद इट, हमारी जान छूट गई, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो यही तो हमें अवेयरनेस देना है ना। आपकी जान छूट गई, जो आपने कचरा बाहर फेंका, उसका आप ही की ज़िंदगी उससे कैसे मुतासिर होती है। बिल्कुल, आपको पता है आपकी जान नहीं छूटी बल्कि आपकी जान तो फंस गई। कोविड में ओजोन स्टार्टेड टू रिपेयर, ओजोन लेयर में जो होल था वो रिपेयर होने शुरू हो गया था। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि एवरीबडी वाज इनसाइड, वो हमारी पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें तो हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। बिल्कुल, हम अपनी इन्वायरमेंट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम सिर्फ सोचते हैं, हमारे ना एक अप्रोच की ज़रूरत है खतीजा, वी नीड टू थिंक अबाउट आवर कमिंग जनरेशंस। बिल्कुल, हम ना सिर्फ अपने बारे में और आज के बारे में सोच रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अगर हम कोशिश करें, हम सोचें कि बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं और उनको कैसी दुनिया में ला के या उनको किस किस्म के माहौल में हम छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने वो सब, हम जो आज 75 साल हो गए, 78 ईयर्स, बट आई डोंट नो मैं राइट में, हमारे मुल्क को बने हुए हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। इट्स टाइम टू गिव इट बैक। ट्रू।
कितनी अहम बात की आपने, वेरी नाइस। हम सिर्फ यूज़ करें और एवरी टाइम वी से हमें मुल्क ने क्या दिया। आप कभी ये भी तो सोचें कि हमने क्या अपने मुल्क को दिया, हम तो कुछ भी नहीं दे रहे, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। एंड देन वी आर क्लेमिंग एंड ब्लेमिंग एंड वी आर कंप्लेनिंग। ये 3-4 चीज़ें खतीजा जो हमने अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना ली हैं। आई नो वी आर टॉकिंग बट दिस क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी क्लोज टू मी, जब क्योंकि वो न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है, लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हमें ना वो पूरी साइकिल समझने की ज़रूरत है और उसमें जो हमारा रोल बनता है, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है उसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें हर बंदे का फ़र्ज़ है। हमने जैसे शुरू से ही बात की कि सिर्फ अगर हम गवर्नमेंट की तरफ देख के रहे तो मेरे ख़्याल में बहुत ही आप बाहर के मुल्कों में जाएं ना और आप देखें कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो बहुत तरक्की कर गए हैं, उनमें ना कम्युनिटी का बहुत रोल है। बिल्कुल, गवर्नमेंट लुक टुवर्ड्स अ कम्युनिटी कि आप बताएं क्या करना है। बिल्कुल, हमने भी ऐसी कम्युनिटीज़ बनानी है, बिल्कुल, जो इनेबलिंग हो, इनरिच्ड हो, जिनकी अप्रोचेस बड़ी हो। और देखिए मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से लेके उसको हम सोच नहीं रहे होते, बस फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चेंज साइंटिफिकली हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और जो इतना इल्म है वो हमें आगे देने की ज़रूरत है। और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि बस हम जब से मुल्क बना है आज तक हम इसके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे, बेदरीग इस्तेमाल कर रहे, लेकिन अभी वक्त आया है कि हमें थोड़ा रिफ़्लेक्ट करना है कि रिसोर्सेज इस्तेमाल करने भी हैं तो हमें मोहतात तरीके से करने हैं और हमने मज़ीद रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। और उस क्रिएशन में फिर हम मज़ीद इन्वायरमेंट को तबाह ना करें, बल्कि इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए और फिर जो एक एजुकेशन का अमल है वो हम शुरू करें स्कूल के लेवल से, बल्कि उससे पहले घर के लेवल से। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो आपके सीखने का अमल है, बच्चे के सीखने का अमल, वो तो उसकी पैदाइश से बहुत पहले शुरू होता है। तो हमने इस तरह का अवेयरनेस देना है। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और आई एम श्योर आपने जो बातें की है उससे हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।